हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द डेरिवेटिव एंड द रिस्क मैनेजमेंट, व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द मॉड्यूल एफ ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड फर्दर लेट मी टेल यू कि मॉड्यूल एफ में कोई भी चैप्टर जो ऐसा है वो आपका छोड़ने वाला नहीं है, तो मॉड्यूल एफ को बिल्कुल भी मिस ना करना। एंड विद इन अ डे और टू सारे की सारी वीडियोस मॉड्यूल एफ की ऑनलाइन होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर देयर। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए and press the bell notification icon so that you get updated whenever we upload the new videos over there. So let's start the session over here. It's related to the derivatives and the risk management. अगर हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे हम पर्टिकुलरली फाइनेंशियल चीजों के लेन देन की बात करते हैं, वैसे ही डेरिवेटिव आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है कि रिस्क को आपने एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफर करना है। एंड इनकी वैल्यू अपनी खुद की कोई भी नहीं होती है। देयर वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, यानी कि जो भी इनके अंडरलाइंग एसेट होगा, इंटरेस्ट होगा, राइट होगा, वहां से इनकी वैल्यू डिराइव होती है। दैट इज व्हाई वी से इट टू बी डेरिवेटिव ओवर देयर। एंड फर्दर जो अंडरलाइंग आपके पास एसेट होता है वो आपके पास कॉमन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, लाइक इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हो सकती हैं, करेंसीज हो सकती हैं, कमोडिटीज हो सकती हैं, या फिर उसमें और आपके रिलेटेड डेरिवेटिव भी हो सकते हैं जो कि क्रेडिट, एनर्जी, वेदर से एसोसिएटेड हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि अंडरलाइंग एसेट आपके पास डेरिवेटिव हो सकता है कि आपके पास अंडरलाइंग जो एसेट है वो पर्टिकुलरली आपके पास कोई सिंपल एसेट भी हो। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फीचर्स ऑफ द डेरिवेटिव्स ओवर देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू डेरिवेटिव। आपके पास एक अग्रीमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक बायर है एंड वी आर हैविंग द सेलर ओवर हियर। अब इनके बीच में कोई ना कोई अग्रीमेंट हुआ होगा। अब ये पर्टिकुलरली क्या होती है, दीज आर द काउंटर पार्टीज ओवर देयर। यहां पर दो पार्टीज हैं, एक बायर है, एक सेलर है, या फिर हम इसको राइटर भी कहते हैं, राइटर ऑफ द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट भी कह देते हैं, जो पर्टिकुलरली अग्री होता है कि मैंने किसी टाइम के बाद इस चीज को यहां पर खरीदना है या फिर बेचना, उसके लिए पर्टिकुलरली रेडी होते हैं। ठीक है, बायर जो होता है दैट इज पर्टिकुलरली एट द लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन यानी कि ये खरीदना चाहता है तो उसको लॉन्ग पोजीशन पर कहते हैं। एंड सेलर जो होता है उसमें कहते हैं कि ये शॉर्ट पोजीशन पर है क्योंकि ये यहां पर सेल करना चाहता है, राइट। तो बायर जो होता है उसको पर्टिकुलरली हम लॉन्ग कहते हैं या फिर होल्डर कहते हैं, बिकॉज उसके पास ये राइट रहता है कि वो डेरिवेटिव को पर्टिकुलरली खरीद सकता है। एंड फर्दर उसके पास वो पर्टिकुलरली डेरिवेटिव इस टाइम पर एग्जिस्ट करता है, उसके पास एक लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, एंड फर्दर जो सेलर होता है उसको हम शॉर्ट पोजीशन पर कहते हैं, बिकॉज वो एक शॉर्ट पोजीशन पर क्योंकि वो सेल करना चाहता है, राइट। एंड फर्दर जो आपके पास पर्टिकुलर डेरिवेटिव होता है वो आपके पास क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द राइट्स, यानी कि जो अधिकार हैं, जो यहां पर ऑब्लिगेशंस हैं, उनको डिफाइन करता है कि हर एक पार्टी, जो भी काउंटर पार्टी है, चाहे वो बायर है चाहे सेलर है, इनके क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स इनके पास अवेलेबल हैं। एंड फर्दर हर एक डेरिवेटिव का एक स्पेसिफिक फ्यूचर प्राइस होता है जिसके ऊपर उनको खरीदा बेचा जा सकता है। एंड फर्दर अगर हम जनरली बात करते हैं तो आपके पास डेरिवेटिव की दो क्लास होती है। ठीक है, तो कुछ एक आपके पास जो होती है वो प्रोवाइड करती है कि आपके पास एक लॉक इन प्राइस होगा, यानी कि मैं एक बार प्राइस को लॉक कर दूंगा एंड एंड तक जाकर के वही प्राइस रहेगा। जैसे कि हम फॉरवर्ड प्राइस, फॉरवर्ड की बात करते हैं, फॉरवर्ड के केस में आप प्राइस को क्या कर लेते हो, बुक कर लेते हो। लेट्स से केस अगर 78 रुपीज का डॉलर बुक कर लिया, अब यहां पर मैच्योरिटी पर आकर के चाहे आपके पास यूएसडी का प्राइस 82 रुपीज हो, आपके पास यानी कि बायर जो होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी लॉन्ग पोजीशन होगी, उसके पास राइट रहेगा कि वो 78 रुपीज में यहां पर एग्जीक्यूट कर पाएगा अपने उस राइट को। ठीक है, दैट्स अ फंडामेंटल थिंग रिलेटेड टू इट। एंड फर्दर एक होता है जहां पर लॉक इन हो गया, दूसरा आपके पास जो टाइप ऑफ डेरिवेटिव होता है दैट इज रिलेटेड टू, जो आपको एक अधिकार प्रोवाइड करता है लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि बाय सेलिंग कर सकते हो, जैसे ऑप्शन के केस में होता है। ठीक है, दैट्स द टू टाइप ऑफ द डेरिवेटिव्स ओवर देयर। एंड पर्टिकुलरली अगर हम यहां पर बात करते हैं कि डेरिवेटिव का इस्तेमाल जो होता है वो पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने में भी होता है, वो यहां पर पर्टिकुलरली आप हैजिंग करने के लिए, यानी कि अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए भी करते हो, वो आप अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए भी करते हो, वो आप पर्टिकुलरली प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी करते हो, यानी कि अगर मैं इंटर बिटवीन पोजीशंस को देखता हूं तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड फर्दर कई डेरिवेटिव आपके पास ऐसे होते हैं जहां पर काउंटर पार्टीज डायरेक्टली डील करती हैं, उसको हम कहते हैं ओटीसी, यानी कि ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, जहां पर दो पार्टीज आपस में डायरेक्टली डील कर रही हैं, दैट इज ओटीसी ओवर देयर। एंड दूसरी जो टाइप होती है दैट इज ईटीसी, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड आपके पास जो डेरिवेटिव होता है। अब इस केस में पर्टिकुलरली क्या होता है कि आपके पास
पर्टिकुलरली ए एंड बी आपस में डील नहीं करेंगे, दे विल बी डायरेक्टली डीलिंग थ्रू अ एक्सचेंज ओवर देयर, यानी कि एनोनिमसली डील करेंगे। अगर बायर है तो भी वो यहां पर एक्सचेंज के साथ डील करेगा, एंड सेलर है वो भी यहां पर एक्सचेंज के साथ डील करेगा, तो वो यहां पर एक्सचेंज के थ्रू डील करते हैं। एंड फर्दर वहां पर जो काउंटर पार्टी है वो कौन बन जाएगी, एक्सचेंज बन जाएगी, दैट मीन कॉमन काउंटर पार्टी। एंड फर्दर इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द नोवेशन ओवर देयर, यानी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन काउंटर पार्टी फॉर अनदर, इसको क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द नोवेशन। यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पर्टिकुलरली क्या कर रही है, सब्स्टिट्यूट कर रही है किसके रोल को, बायर के लिए सेलर के रोल को, सेलर के लिए बायर के रोल को सब्स्टिट्यूट कर रही है, इसको हम नोवेशन कहते हैं। एंड सिक्स्थ वन इट्स रिलेटेड टू कि जो डेरिवेटिव्स हैं उनका इस्तेमाल स्ट्रेटजीज करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, यानी कि आप अंडरलाइंग एसेट के थ्रू तो आप कर ही सकते हैं, खरीद बेच कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं डेरिवेटिव का इस्तेमाल करता हूं तो उसके थ्रू मैं बेटर वे में यहां पर अपनी जो स्ट्रेटजीज है उनको बना सकता हूं। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव जो होते हैं वो काफी ज्यादा आसान बना देते हैं कि आप पर्टिकुलरली डिक्लाइनिंग वैल्यू से भी बेनिफिट ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप पर्टिकुलरली सिर्फ बढ़ती वैल्यू से फायदा नहीं ले सकते, आप इवन शॉर्ट पोजीशन लेते हुए भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 82 रुपीज के ऊपर शेयर को परचेज किया एंड फर्दर उसको 78 रुपीज में सेल कर दिया, तो वो पर्टिकुलरली कैसे पॉसिबल है, अगर डेरिवेटिव कंसेप्ट है तब वो यहां पर पॉसिबल है। दैट्स द फंडा रिलेटेड टुवर्ड कि आप डेरिवेटिव में किसी भी पोजीशन से बेनिफिट कमा सकते हो। एंड फर्दर अब यहां पर डेरिवेटिव्स के केस में आपके पास काफी ज्यादा हाई लेवरेज अवेलेबल होती है। लेवरेज का मतलब क्या होता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कहने का मतलब है पॉकेट में 50 रुपए, लेकिन 50 रुपए लगा करके हम यहां पर 5,000 का सामान खरीद बेच कर पा रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ द लेवरेज ओवर देयर। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ मार्जिन मनी का इस्तेमाल करते हुए आप काफी ज्यादा बेनिफिट यहां पर अर्न कर सकते हैं, राइट, दैट इज अ फंडा रिलेटेड। एंड डेरिवेटिव जो होते हैं वो जनरली उनकी ट्रांजैक्शन अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो डेरिवेटिव की ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा कम होती है अगर हम उनको स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शंस के साथ आपस में बातचीत करते हैं, एंड काफी ज्यादा ये लिक्विड भी होते हैं अगर हम यहां पर डेरिवेटिव की ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेरिवेटिव्स ओवर देयर, राइट। अब इसके बाद बात आती है रिलेटेड टू डेरिवेटिव मार्केट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया डेरिवेटिव मार्केट दो तरह की होती है हमारे पास, एक होती है ओवर द काउंटर। अब ओवर द काउंटर के केस में दो पार्टीज डायरेक्टली डील कर रही हैं एक दूसरे से। अब ये पार्टीज को क्या कहते हैं, लेट्स से कि एक पार्टी जो है दैट इज अ बायर ओवर देयर एंड सेकंड जो पार्टी है वो यहां पर सेलर है। अभी आपस में डील करेंगे, लेकिन जब ये आपस में डील करेंगे तो डेफिनेटली एक रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज अ काउंटर पार्टी रिस्क ओवर देयर। तो इस केस में जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहां पर मेनली क्या है, दो पार्टीज आपस में डील कर रही है, तो अगर एक पार्टी ने भी डिफॉल्ट कर दिया, अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना किया, तो वो कौन सा रिस्क होगा, दैट विल बी द काउंटर पार्टी रिस्क ओवर देयर, राइट। एंड यहां पर क्योंकि दो पार्टीज आपस में डील कर रही हैं तो आप अपने ट्रेड को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिसाब से डिवाइस कर सकते हो, अपनी कंडीशंस रख सकते हो, यानी कि पैरामीटर्स अपने हो सकते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिल जाती है। अगर मैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव की बात करता हूं तो वहां पर एनोनिमस, यहां पर पर्टिकुलरली काउंटर पार्टी कौन रहेगा, दैट विल बी स्टॉक एक्सचेंज ओवर देयर, जो कि एक यहां पर नोवेशन के प्रोसेस को फॉलो करती है। एंड अल्टीमेटली यहां पर जो बायर है सेलर है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील करते हैं। यहां पर जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में होते हैं, तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क आपका नाम मात्र के बराबर होता है, क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क को कौन एज्यूम कर रहा है, जो ये स्टॉक एक्सचेंज है वो यहां पर एज्यूम करती है, तो ये यहां पर बेनिफिट रहता है। ठीक है, एंड जो मैच्योरिटी रहता है, साइज रहता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज रहेगा। तो ये पर्टिकुलर डेरिवेटिव जो होते हैं वो कौन यहां पर डील कर पाएगा, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो होते हैं दोस कैन ओनली बी डेल्ट थ्रू द मेंबर, यानी कि जो भी यहां पर पर्सन मेंबर होगा स्टॉक एक्सचेंज का, उसके थ्रू ही आप लेन देन कर सकते हो, यानी कि जो ब्रोकर होगा पर्टिकुलरली स्टॉक एक्सचेंज का, उसी के थ्रू आप यहां पर जो भी पर्टिकुलर आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट होगा उसको लेन देन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि फ्यूचर्स हो गए या आपके क्या, दीज आर द ट्रेड, आपके यहां पर ट्रेडेड, आपके एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं, राइट। उसके बाद इन दोनों के डिफरेंसेस को यहां पर जान लेते हैं। ठीक है, ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। जो ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं वो यहां पर ऑफर किए जाते हैं बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा डायरेक्टली अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स को, या बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन में। जो एक्सचेंज ट्रेडेड आपके पास डेरिवेटिव्स होते हैं वो पर्टिकुलरली क्या होता है, दोज आर पर्टिकुलरली वो फ्यूचर एक्सचेंज के द्वारा ही ऑफर किए जाते हैं, सिर्फ यहां पर बैंक्स नहीं ऑफर करते, सिर्फ एक्सचेंजेस उनको प्रोडक्ट्स को ऑफर करती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट डेट होता है, अमाउंट होता है, स्प्रेड है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनको आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ओटीसी पे मैनेज कर सकते हो, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। एंड फर्दर जो प्राइस यहां पर कॉट किया जाता है इन केस ऑफ द ओटीसी, वो बैंक अपना मार्जिन ऐड कर देता है मार्केट कॉट में, एंड फिर उसके हिसाब से कॉट करता है। लेकिन जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड के केस में
ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है एंड उसके हिसाब से मैचिंग की जाती है एंड फर्दर ऑर्डर को फिक्स करता है। यानी कि ये 1000 शेयर खरीदना चाहता है एंड फर्दर ये 500 शेयर को सेल कर रहा है, इसी तरह से एक और पर्सन है जो 500 शेयर को सेल कर रहा है, तो दोनों से यहां पर डिमांड मैचिंग, यहां पर डिमांड एंड सप्लाई को मैच करके ट्रांजेक्शन को आपस में मिलाया जाता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बैंक की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, क्लाइंट के स्टेटस के हिसाब से है। एक्सचेंज को डील करने के लिए इन द केस ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट होती है, फुल फ्लेज आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है इन केस ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजैक्शंस ओवर देयर। यानी कि आपके पास जो फंडामेंटल चीजें चलती हैं वो एमटीएम यानी कि मार्क टू मार्केट बेसिस पर चलती हैं। जैसे कि अगर फ्यूचर में हमने पैसा लगाया, अब फ्यूचर की वैल्यू लेट से 2 लाख की है, तो आपको 2 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे, आपको सिर्फ मार्जिन देना पड़ेगा। लेट से कि आपको 5% मार्जिन देना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए जो है वो आपको अपने मार्जिन अकाउंट में मेंटेन करने हैं, उसके हिसाब से आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे। अगर प्रॉफिट होगा, एमटीएम का मतलब होता है मार्क टू मार्केट, अगर डे एंड के ऊपर जब सेटलमेंट हुई, अगर प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट यहां पर ऐड ऑन हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट होगा, अगर लॉस हुआ तो वो यहां से मार्जिन जो होगा वो यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट इज अ फंडा रिलेटेड इट। ओके, अब यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके पास ओवर द काउंटर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपके पास, उसके केस में क्या एग्जिस्ट करता है, काउंटर पार्टी जो रिस्क होता है वो एग्जिस्ट करता है, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड के केस में आपके पास काउंटर पार्टी रिस्क आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड सेटलमेंट जो होती है वो आपके पास फिजिकल डिलीवरी की फॉर्म में होती है। फिजिकल डिलीवरी की मतलब पूरी की पूरी सेटलमेंट होगी, नेट सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ तब होगी इन केस ऑफ कैंसिलेशन या ट्रेडिंग पोजीशन के केस में। आपके पास फिजिकल का मतलब होता है कि पूरा का पूरा चीज आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अगर यहां पर मान लीजिए 2000 यूएसडी देने थे, तो 2000 यूएसडी एक पर्सन प्रोवाइड करेगा, उसके बदले में दूसरे वाले को आईएनआर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, यानी कि कंप्लीट यहां पर डिलीवरी होगी। जबकि एक्सचेंज ट्रेडिंग के केस में आपके पास क्या होता है, आपके पास नेट सेटलमेंट होती है, यानी कि आपको जितना नोशनल बेनिफिट होने वाला है सिर्फ उसी अमाउंट को ट्रांसफर करना है, जो लॉस होने वाला है उसी को ट्रांसफर करना है। दैट विल बी मेन फंडा रिलेटेड टू इट। ओके, एंड फर्दर ये पर्टिकुलरली इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, हेजिंग के लिए होता है, यानी कि अपने आपको सेफगार्ड करने के लिए होता है यहां पर ओटीसी के केस में। एंड इन द केस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड इसका इस्तेमाल ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए होता है, स्पेकुलेशन के पर्पस के लिए होता है। हेजिंग के लिए इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा कम पर होता है, लेकिन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, आप करते हैं इस्तेमाल लेकिन कम करते हैं, राइट। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू रेगुलेशंस। अगर डेरिवेटिव की बात करते हैं तो यहां पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को पर्टिकुलरली यहां पर परमिट किया गया है एंड रेगुलेशन जो होती है वो डिफरेंट रेगुलेटर्स के द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एम्पावर किया गया है कि वो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स को रेगुलेट करते हैं, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव को रेगुलेट करते हैं, क्रेडिट डेरिवेटिव को रेगुलेट करते हैं। कौन? यहां पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को होता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आईएफसी यानी कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव, क्रेडिट डेरिवेटिव, इन तीनों को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। एंड अगर हम सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट एंड एफएमसी जो होता है वो पर्टिकुलरली जो फ्यूचर मार्केट होती है, कमोडिटीज होती हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। एफएमसी के फंक्शन जो थे उनको मर्ज कर दिया गया था सितंबर 28 2015 से, किसके साथ? सेबी के साथ ही मर्ज कर दिया गया था। अगर टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं तो यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि वी आर हैविंग द फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, स्वैप्स, ऑप्शंस, डिफरेंट डेरिवेटिव्स वी आर हैविंग ओवर हियर। सबसे पहले यहां पर बात करने वाले रिलेटेड टू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर हियर। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझिएगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कि आज की डेट में यूएसडी का जो प्राइस है दैट इज 76.10 आईएनआर। ठीक है, ये आज की डेट में प्राइस है एंड यू वांट टू बाय 2000 यूएसडीज बट आफ्टर 2 मंथ्स। तो आपके मन में ये शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 महीने के बाद प्राइस जो है इसका यूएसडी का इंक्रीज हो जाए। तो आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो? यू बेसिकली एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर देयर, जहां पर आप 2000 यूएसडी को क्या करना चाहते हो? बाय करना चाहते हो आफ्टर 2 मंथ पीरियड ओवर देयर। ओके, अब आपका जो फॉरवर्ड रेट होगा वो पर्टिकुलरली किसके ऊपर बेस्ड होता है? वो आपका स्पोर्ट रेट एंड फर्दर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड फर्दर फॉरवर्ड पीरियड, इन तीनों चीजों के बेस पर आपका जो फॉरवर्ड रेट होगा वो यहां पर कैलकुलेट होगा। लेट्स से इसकी फॉरवर्ड रेट था 77.40, आपने इसके ऊपर 2000 यूएसडी का एक कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया, राइट। अब आफ्टर 2 मंथ एक्चुअल में जो प्राइस था, लेट्स से देखिए इसकी वो प्राइस जो था दैट वाज 78 रुपीज। नो व्हाटसोएवर मैटर, नो मैटर व्हाटसोएवर द प्राइस इन द मार्केट ओवर हियर, आपके पास राइट अवेलेबल है कि आप यहां पर कितने रुपए के ऊपर? 77.40 के ऊपर यूएसडीज को परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस कम हो जाता है, लेट्स से 75 रुपीज हो गया, स्टिल आपको 77.40 के ऊपर ही जो यूएसडी है उनको परचेज करना पड़ेगा। अगर आप परचेज नहीं करते हैं
तो आपको जो भी स्वैप चार्जेस हैं, कैंसिलेशन चार्जेस हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी ऑब्लिगेशन से पीछे हट सकते हो, आपको उसी के ऊपर डील करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो पर्टिकुलरली आइडियल है किसके लिए, अपने आप को सेफगार्ड करने के पर्पज से, अगर आप जीरो रिस्क को अचीव करना चाहते हो। हाउएवर आपके पास बेनिफिट नहीं रहता कि अगर आपके लिए पर्टिकुलरली सर्कमस्टांसिस आपके फेवर में हुए तो आप उनका बेनिफिट नहीं ले पाओगे, ये यहां पर नुकसान जरूर हो जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्यूचर्स के बारे में। फ्यूचर भी आपके पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि फ्यूचर एक्सचेंज के ऊपर डील किए जाते हैं। अब यहां पर पर्टिकुलरली फ्यूचर को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कि यहां पर एक शेयर है जिसका प्राइस है ₹100 का, एंड आपके पास जो कैपिटल है वो है ₹10,000 की कैपिटल है, राइट। अब इसके केस में आप कितने यूनिट्स परचेज कर सकते हो, यू कैन बी परचेजिंग द 100 यूनिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ओवर देयर, यानी कि इस शेयर के 100 यूनिट्स जो है उनको परचेज कर सकते हैं, तो मेरा ₹10,000 कंज्यूम हो जाएगा। अब इस केस में अगर मुझे मान लीजिए शेयर का प्राइस, पहला सिनेरियो लेते हैं कि शेयर का प्राइस यहां पर ₹105 हो गया, ठीक है। उसके केस में आपको कितना बेनिफिट होगा, अब आपके पास पर्टिकुलरली कितनी वैल्यू होगी इसकी, ₹10,500 की वैल्यू होगी, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ आपको वो कितने का हुआ, वो आपके पास ₹500 का प्रॉफिट हो गया अगर ₹5 वैल्यू बढ़ती है। अब दूसरे सिनेरियो में लेते हैं कि अगर इसका प्राइस ₹95 हो गया या फिर ₹90 हो गया, उसके केस में पर्टिकुलरली कितना लॉस हुआ। अब मेरी जो टोटल वैल्यू हो गई यहां पर पूरे पोर्टफोलियो की वो बन गई 19 टू 100 यूनिट्स ₹9,000। तो लॉस कितना हो गया, लॉस ओवर हेयर इज ₹1,000 का। अगर मैं बिल्कुल यहां पर नेट अमाउंट से देखता हूं तो ₹1,000 का मुझे यहां पर लॉस हो गया, राइट। ये चीज क्लियर होगी। लेकिन अब यहां पर फ्यूचर के केस में क्या होता है, पहली चीज होती है कि जो फ्यूचर होते हैं ना वो यहां पर लॉट में डील किए जाते हैं, ऐसा नहीं होता सिंगल डील किया जाता है, वो लॉट में डील किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए उसी शेयर के बेस पर जिसकी यूनिट कॉस्ट जो थी वो यहां पर ₹100 थी, उसी प्राइस के बेस पर एक यहां पर फ्यूचर बनाया गया। अब एक फ्यूचर में लेट्स टेक द केस कि आपके पास 1000 शेयर्स का एक लॉट है, कितने का लॉट है, 1000 शेयर्स का या 100 शेयर्स का मान लीजिए एक लॉट है आपके पास, यानी कि लॉट साइज जो है डेट इज ऑफ 100 ओवर दिया, यानी कि पूरे के पूरे लॉट को परचेज करना है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, यू आर टू पे। अगर 1000 का लेते हैं लेट्स से केस, तो आपको 1,00,000 रुपए यहां पर पे करने पड़ेंगे। लेकिन लेट्स से केस कि आपको इस फ्यूचर में डील करने के लिए 1,00,000 नहीं पे करना, यू आर टू पे 10% मार्जिन ओनली, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10% मार्जिन पे करना है। अब मेरे पास कैपिटल तो 10,000 की थी, तो मैं उसी 10,000 की कैपिटल का इस्तेमाल करते हुए यहां पर एक लॉट जो है यहां पर इस फ्यूचर का वो यहां पर परचेज कर सकता हूं। इज दैट क्लियर। मैंने एक लॉट जो था वो यहां पर फ्यूचर का परचेज कर लिया। अब इस सिनेरियो में अगर यहां पर प्राइस शेयर का ₹105 हो जाता है तो मुझे कितना बेनिफिट होगा, आई विल बी बेनिफिट मेरे पास क्योंकि 1000 यूनिट्स है यहां पर, ठीक है। तो 1000 यहां पर 1000 इंटू 105 के हिसाब से कितना हुआ, इट विल बी इक्वल टू 1,05,000। पैसा मैंने कितना लगाया था, आई इन्वेस्टेड ₹10,000, मैंने 10,000 पे पैसा लगाया था और मुझे प्रॉफिट कितना हो गया, ₹5,000 का प्रॉफिट हो गया। मैं यहां पर कोई भी जो फीस है चार्जेस है उनको नहीं इन्वॉल्व कर रहा, सिंपल एक मैथमेटिक्स के थ्रू आपको बता रहा हूं। तो यानी कि मेरे पास यहां पर कितना था, ₹10,000 थे, फिर भी मुझे 5,000 का बेनिफिट हो गया, जबकि पिछले केस में मुझे बेनिफिट कितना का होता, ₹500 का बेनिफिट होता। तो लेवरेज किस केस में ज्यादा है, डेफिनेटली फ्यूचर्स के केस में लेवरेज ज्यादा है। सेकंड सिनेरियो लेते हैं, अगर जहां पर प्राइस 105 से कम होकर ₹90 रह गया, अब वहां पर लॉस कितना हो गया, लॉस वहां पर 10,000 का लॉस हो गया, यानी कि मेरी पूरी की पूरी जो कैपिटल मेरी थी 10,000 पे, वो सारी की सारी कैपिटल यहां पर वेस्ट हो गई है, राइट। तो यहां पर लेवरेज का आपको बेनिफिट भी होता है लेकिन उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। अब फ्यूचर जो होते हैं वो फाइनेंशियल के जो सिक्योरिटी है उनके ऊपर बेस्ड भी फ्यूचर्स होते हैं, एंड आपके पास यहां पर कमोडिटी बेस्ड फ्यूचर्स भी होते हैं, जैसे कि आपके पास ऑयल, मेटल, एग्रो प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, इनके बेस पर फ्यूचर्स भी होते हैं, राइट। ओके। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के बारे में। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आपके पास फ्यूचर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के ऊपर बनाए जाते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड्स के बेस पर या फिर ट्रेजरी बिल्स के बेस पर। अच्छा, ट्रेजरी बिल्स की क्या क्या मैच्योरिटीज होती हैं उनके बारे में बता दीजिए। जैसे एक यहां पर 91 डे की होती है, 182 डेज की होती है, थर्ड वाली कितनी मैच्योरिटी की होती है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, राइट। एंड फर्दर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फिक्स्ड आपके किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, स्पेसिफाइड साइज के ऊपर होते हैं। एंड फर्दर कॉन्ट्रैक्ट जो कि पर्टिकुलर आपके ट्रेजरी बिल्स के बेस पर होते हैं एंड शॉर्ट टर्म पर्टिकुलर बेस पर होते हैं,
एंड जो कि बॉन्ड के ऊपर बेस्ड होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर बेस्ड है या कॉर्पोरेट बॉन्ड के ऊपर बेस्ड है, वो लॉन्ग टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट। एंड फॉर द इनका इस्तेमाल भी किस लिए होता है, आप अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहते हो, यानी कि आपने जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उनको सेफ गार्ड करना चाहते हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है। कैसे, क्योंकि आपके पास एक चीज आपको कंफर्म कर देता हूं कि बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर बॉन्ड प्राइस यहां पर इंक्रीज, अगर यहां पर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज करता है, तो बॉन्ड प्राइस आपके पास रिड्यूस हो जाएगा, बॉन्ड प्राइस विल बी रिड्यूस्ड। एंड यहां पर वाइस वर्सा, अगर इंटरेस्ट मेरे पास कम हो रहा है तो बॉन्ड प्राइस जो होगा वो यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अपनी पोजीशन को लॉक करना चाहते हो, लेट्स देखिए इसकी, मुझे यहां पर इंटरेस्ट जो है आज की डेट में फेवरेबल इंटरेस्ट मिल रहा है 8% का, मैं इस रेट में अपने आप को लॉक करना चाहता हूं, तो पर्टिकुलरली मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर शॉर्ट सेल कर दूंगा, बॉन्ड्स की शॉर्ट सेलिंग कर दूंगा, ताकि अगर आगे जाकर के ये रेट यहां पर कम भी हो जाता है तो मेरे बॉन्ड्स का प्राइस होगा उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, राइट। बॉन्ड्स का प्राइस उतना इंक्रीज हो जाएगा, तो मुझे ओवरऑल जो मेरी आउटपुट होगी वो सेम मिलती रहेगी, वो कम नहीं होगी। तो इस तरह से मैं अपने जो यहां पर जो भी मेरे पास पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जो ग्रोथ आ रही है उसको मैं लॉक कर सकता हूं। तो मैं अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता हूं। आई होप कि आपको यहां पर ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। एंड फर्दर उसके बाद बात आती है कि अगर जैसे उसी चीज को हमने यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू समझना है, यहां पर अगर एक कॉर्पोरेट है, लेट्स से केस के कॉर्पोरेट है, वो यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको 3 महीने बाद यहां पर यूएसडीज को बोरो करना है, लेकिन वो आज के करंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर बुक करना चाहता है, तो कॉर्पोरेट शॉर्ट सेल कर देगा किसको। अब शॉर्ट सेलिंग अगर तो आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको इंटरेस्ट रेट में फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है तो किस में डील करोगे, ट्रेजरी बिल्स में डील करोगे। अगर आपको मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए डील करना है तो आप ट्रेजरी बॉन्ड्स, या तो ट्रेजरी बॉन्ड्स में डील करोगे, या जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट कॉर्पोरेट्स के द्वारा इशू किए जाते हैं उनमें आप पर्टिकुलरली डील करोगे, राइट। क्योंकि ये आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ये आपके पास मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, राइट। तो यहां पर अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए 90 डेज के लिए, तो मैं 91 डे जो मेरे पास यहां पर ट्रेजरी बिल्स है उनमें पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, शॉर्ट सेल कर सकता हूं एंड अपने आप को सेव कर सकता हूं, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कि फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो बायर एंड सेलर होते हैं ना, वो पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो आपस में डायरेक्टली डील नहीं करते। क्योंकि फ्यूचर के केस में क्या होता है, अगर यहां पर ये पर्सन जो है वो मेरे पास बायर है एंड पर्सन बी जो है दैट्स अ सेलर ओवर देयर, तो क्या डायरेक्टली डील करते हैं, नो दे डू डील थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज ओवर देयर। जबकि इन द केस ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो आपस में डायरेक्टली डील करते हैं। एंड फर्दर इन केस ऑफ द फॉरवर्ड्स, आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज एक्चुअली सेटल्ड ऑन डेली बेसिस। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहां पर जो हिसाब किताब चलता है वो एमटीएम यानी कि मार्क टू मार्केट बेसिस के ऊपर यहां पर हिसाब किताब चलता है। यानी कि आज की डेट में जितनी वैल्यू हुई उसके हिसाब से आपके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो कम ज्यादा होती जाएगी। यानी कि जो आपका मार्जिन अकाउंट ओपन होता है जहां पर आपने मार्जिन मेंटेन किया होता है, उसमें अगर प्रॉफिट होगा तो पैसा ऐड हो जाएगा, अगर उसमें लॉस हुआ है तो वो वहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बेस के ऊपर चलता है। एंड फर्दर अगर फॉरवर्ड्स की बात करते हैं तो फॉरवर्ड्स को ट्रेड नहीं किया जाता, यानी कि सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फ्यूचर्स के केस में यहां पर आपके पास प्रॉपर मार्केट एग्जिस्ट करती है। उनको सेटलमेंट से पहले कितनी बार यहां पर खरीदा बेचा जाता है आपस में, ठीक है। तो आर्बिट्रेज के लिए भी जो फ्यूचर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू प्राइसिंग फ्यूचर की, फ्यूचर की प्राइसिंग कैसे होती है। तो यहां पर स्पोर्ट प्राइस यानी कि आज की डेट में कितना प्राइस है, स्पोर्ट प्राइस बेसिकली T+2 बेसिस पर होता है, ठीक है। यानी कि आपकी ट्रांजेक्शन +2 डेज बेसिस पर होता है, सबसे ज्यादा ये फ्रीक्वेंट यही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो स्पोर्ट प्राइस के ऊपर एंड फर्दर आपको अगर मान लीजिए कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है फाइनेंसिंग की, अगर आपकी कोई कॉमोडिटी है तो उसको स्टोरेज में कितना पैसा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा जाएगा, अगर आपकी कोई कॉमोडिटी है तो उस पर से आप कितना अर्निंग कर सकते हो, इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर बेस पर आपकी प्राइसिंग की जाती है फ्यूचर्स की। एंड इन्हीं एस्पेक्ट्स को देखते हुए फ्यूचर प्राइस फिक्स किया जाता है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू स्पोर्ट प्राइस प्लस फाइनेंसिंग एंड अदर कॉस्ट। एंड फर्दर उसमें से जो इनकम है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हो, दैट विल बी रिलेटेड टू योर फ्यूचर प्राइस ओवर देयर। इस 3 फैक्टर्स के ऊपर ही बेस होता है, राइट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द स्वैप्स ओवर देयर, कि स्वैप का फंडा क्या होता है। अब स्वैप पर्टिकुलरली क्या, कि एक चीज को दूसरी चीज से मैं चेंज करने वाला हूं। लेट्स से इसकी मैं अगर इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में बात करता हूं तो उसके केस में एक स्वैप होता है जहां पर मैं फिक्स्ड यहां पर बेसिस इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, उसे मैं स्वैप करना चाहता हूं फ्लोटिंग बेस्ड इंटरेस्ट के साथ। अब यहां पर ना कुछ एक टर्म्स मैं इस्तेमाल करूंगा, उनको ध्यान से समझेंगे, राइट। पहली चीज,
नोशनल अमाउंट के ऊपर। अब मान लीजिए ए पर्सन है एंड पर्सन बी है। अब यहां पर इन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है दैट इज अ नोशनल अमाउंट, यानी कि लगभग जो अमाउंट जिसको इन्वेस्ट कर रखा है वो 1 CR है, यानी कि 1 करोड़ रुपए का अमाउंट दोनों ने इन्वेस्ट कर रखा है। ए पर्सन को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है, लेट्स से किसको 8% फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। एंड जिस टाइम पर इनकी आपस में स्वैप डील हुई थी उस टाइम पर पर्सन बी को फ्लोटिंग रेट मिल रहा है जो कि माइबोर यानी कि मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट के ऊपर बेस्ड है। एंड फर्दर यहां पर उस टाइम पर जो माइबोर था +1% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। माइबोर फर्स्ट कंसर्न में हम कंसीडर कर रहे हैं दैट इट वाज 7%, यानी कि शुरू में दोनों को सेम इंटरेस्ट मिल रहा था, राइट। एंड लेकिन पर्सन बी इज ऑफ द थिंकिंग कि इसको लगता है कि ये ना फ्लोटिंग रेट काफी ज्यादा रिस्की है, आगे जाके कम हो सकता है, तो मुझे फ्लोटिंग रेट नहीं चाहिए, मुझे तो फिक्स्ड रेट चाहिए। जबकि पर्सन ये कहता है कि नहीं, आगे जाके मुझे लगता है, स्पेक्यूलेशन है कि आगे जाकर के रेट इंक्रीज हो जाएंगे, तो मुझे ये इनकम चाहिए, राइट। उसके बेस पर आपस में एक डील कर लेते हैं विच इज सेड टू बी स्वैप डील, यानी कि जब भी इंटरेस्ट रेट रीप्राइसिंग होगी उसके बाद यहां पर अगर कुछ भी केस कम ज्यादा होगा तो आपस में पे ऑफ करेंगे एक दूसरे को। पहला सिनेरियो लेते हैं जहां पर माइबोर जो था यानी कि मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट जो था वो 7% से इंक्रीज होकर के कितना हो गया, 8% हो गया। अब फिक्स्ड वाले को तो सेम ही मिलेगा, इसको तो 8% ही मिलेगा। जबकि बी पर्सन की बात करें उसको कितना मिल रहा है, उसको 9% मिल रहा है, ही इज गेटिंग 9% ओवर दिया। तो यहां पर पर्सन बी जो है वो पर्सन ए को 1% के हिसाब से अमाउंट पे कर देगा, राइट। इसी तरह से अगर सेकंड सिनेरियो की बात करें जहां पर माइबोर जो था मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट जो था वो 7% से रिड्यूस होकर रह गया 6%। अब ए को तो फिक्स्ड रेटिंग मिल रहा था, ठीक है, बी को कितना मिल रहा है, बी को मिल रहा है 7%। तो इसके केस में ए जो है 1% पे करेगा, किसको, बी को पे करेगा। अब यहां पर अगर आप देखें सिंथेटिकली जो यहां पर जो फ्लोटिंग रेट था वो किसको मिल रहा है सिंथेटिकली, अब जो सिंथेटिकली फ्लोटिंग रेट था वो अब यहां पर पर्सन ए को मिल रहा है जो कि पहले पर्सन बी को मिल रहा था, राइट। दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज द केस ऑफ द स्वैप ओवर देयर। अब बेसिकली अगर देखें तो स्वैप भी आपके पास बाइलेटरल अग्रीमेंट है। बाइलेटरल मतलब कि दो पार्टीज के बीच में हो रहा है एंड एक कस्टम टेलर्ड एक पर्टिकुलरली आपके पास अग्रीमेंट होता है जहां पर जो कैश फ्लो है प्री अरेंज पहले एक फॉर्मुला बनाया जाता है। नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 1 करोड़ रुपए का इस केस में था उसके हिसाब से यहां पर प्री अरेंज फॉर्मुला के हिसाब से आप पर्टिकुलरली अप्लाई करते हैं एंड उसके हिसाब से जो अमाउंट होता है उसे कैलकुलेट किया जाता है। स्वैप की अगर टाइप्स की बात करें तो इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है जहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड को आपने किसके साथ स्वैप कर दिया, यू स्वैप्ड इट विद द फ्लोटिंग ओवर देयर। फिर होता है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप में जैसे मान लीजिए कि आईएनआर के बदले हमने ले लिए जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ले लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर इंडिया की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है यूरोप में, यूरोप की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है इंडिया में, दोनों को पैसे चाहिए, दोनों ने ट्रांसफर कर लिए। अब इसमें डिफरेंट होते हैं, प्रिंसिपल होता है, P+I होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी आगे। तो यहां पर दैट इज रिलेटेड टू करेंसी स्वैप ओवर देयर। एंड अगर हम जेनरिक स्वैप एंड फर्दर अगर हम करेंसी स्वैप के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं, यानी कि एक तो हो गया मेरे पास इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड दूसरा हो गया मेरे पास करेंसी स्वैप, होता इसमें भी यही है, लेकिन दोनों में जेनरिक डिफरेंस क्या है। करेंसी स्वैप के केस में क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट रेट पेमेंट होती है उसको ट्रांसफर करते हो। इन केस ऑफ द करेंसी स्वैप आप सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट रेट की पेमेंट होती है सिर्फ उसको ट्रांसफर करते हो। जबकि इन द केस ऑफ द इंटरेस्ट रेट स्वैप आप यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट एंड फर्दर जो भी इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट था एंड टर्मिनेशन के था उसको भी स्वैप करते हो इन केस ऑफ द इंटरेस्ट रेट स्वैप। ये दोनों चीजों में यहां पर डिफरेंस रहता है। तीसरे जो टाइप रहती है यहां पर दैट्स रिलेटेड टू बेसिस स्वैप। बेसिस स्वैप होती है जब ए पर्सन को भी फ्लोटिंग रेट मिल रहा था, ए पर्सन वाज गेटिंग द फ्लोटिंग रेट एंड बी पर्सन वाज आल्सो गेटिंग द फ्लोटिंग रेट, दोनों को फ्लोटिंग रेट ही मिल रहा था। इसका जो बेसिस था लेट्स से वो लाइबोर यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के ऊपर बेस था, इसका जो बेस था वो माइबोर के ऊपर बेस था। अब यहां पर दोनों ने आपस में स्वैप कर लिया तो इसको बेसिस स्वैप कहते हैं क्योंकि इसका बेंचमार्क एक के ऊपर बेस्ड है, दूसरे का बेंचमार्क दूसरे के ऊपर बेस्ड है, तो इन्होंने आपस में स्वैप कर लिया, दैट इज अ बेसिस स्वैप ओवर देयर। अब स्वैप का इस्तेमाल किसके लिए हो सकता है, अगर मैं सिंथेटिक अपने एक्सपोजर को किसी और एक्सपोजर के ऊपर बनाना चाहता हूं, तो जैसे ए के केस में फिक्स्ड मिल रहा था, बी के केस में फ्लोटिंग मिल रहा था, बी ने फिक्स्ड का एक्सपोजर ले लिया एंड फर्दर ए ने यहां पर कौन सा फ्लोटिंग का एक्सपोजर ले लिया, ठीक है, इस तरह से हमने देखा ना यहाँ पे, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अपने आपको सेफ गार्ड करने के लिए, हेजिंग पर्पसेस के लिए, कोई भी डेरिवेटिव है देखिए, हेजिंग के लिए, स्पेक्यूलेशन के लिए
यानी कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, आर्बिट्रेज के लिए इनका इस्तेमाल होता ही होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल, आईआरएस का इस्तेमाल होता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए भी होता है, यानी कि अगर कोई गैप बन जाता है तो उस गैप को रिड्यूस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप अपनी फंडिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो, यानी कि आप कंपैरेटिव एडवांटेज लेना चाहते हो फिक्स्ड मार्केट एंड फ्लोटिंग रेट मार्केट का, एंड मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हो, अपना ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करना चाहते हो, तो वहां पर भी स्वैप्स का इस्तेमाल होता है, राइट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो पर्टिकुलरली आपको राइट देती हैं। क्या देती है? राइट, यानी कि अधिकार मिलता है, लेकिन आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब देखिए, याद करिए, मैंने आपको फॉरवर्ड के केस में क्या बताया था। अगर रेट 77.50 के ऊपर फिक्स हो गया, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, मैच्योर होगा, उस टाइम पर आपको मार्केट में चाहे 75 रुपीज का यूएसडी मिल रहा हो, आपको इसी प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आप 75 के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जबकि ऑप्शंस के केस में ऐसा नहीं होता। ऑप्शंस के केस में आपको क्या मिलता है? यू गेट अ राइट, आपको सिर्फ और एक अधिकार मिलता है। आपके ऊपर कोई भी जबरदस्ती नहीं है। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती है, राइट। तो यहां पर ये चीज रहती है ऑप्शन के केस में। ऑप्शंस दो तरह की रहती हैं, एक होती है मेरे पास कॉल ऑप्शन, एंड फर्दर दूसरी जो होती है दैट्स रिलेटेड टू पुट ऑप्शन। यहां पर कुछ एक टर्म्स हैं, ठीक है। तो पहली चीज हम समझते हैं, जो पर्सन ऑप्शंस को बनाता है, पहले उसके बारे में जानते हैं। लेट्स से इसके पर्सन ए ऑप्शंस को बनाता है, इसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द ऑप्शन राइटर, इसको हम कहते हैं ऑप्शन राइटर। एंड जो ऑप्शन राइटर होता है ना, इसका जो रिस्क होता है, इसके ऊपर जो रिस्क इंपोज होता है, दैट इज अ अनलिमिटेड रिस्क, दैट इज अ अनलिमिटेड रिस्क विच इज imposed ऑन द ऑप्शन राइटर ओवर हियर। अब ऑप्शन राइटर एक फीस लेता है, जिनको वो ऑप्शन सेल करता है उनको वो एक फीस चार्ज करता है, जिसको क्या कहा जाता है? वी से इट टू बी द प्रीमियम, इसको हम कहते हैं प्रीमियम कहते हैं, राइट। जैसे इसने ऑप्शन सेल करी तो उनसे प्रीमियम लेगा, राइट। अब यहां पर जो ऑप्शन सेल की जाती है वो पर्टिकुलर क्या होती है? लेट्स से केस कि मैं यहां पर जो आपको दो ऑप्शन बताई, एक तो बताई कॉल ऑप्शन, दूसरी बताई पुट ऑप्शन। जो कॉल ऑप्शन होती है राइट टू क्या देती है? राइट टू बाय देती है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। एंड पुट ऑप्शन राइट टू सेल देती है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन यहां पर आपको देती है, लेट्स से केस कि मैंने एक कॉल ऑप्शन परचेज करी 1 मंथ की, जिसके केस में स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जिस प्राइस के ऊपर मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा इस ऑप्शन को, डेट वाज ₹120, ठीक है। यानी कि कोई पर्टिकुलर शेयर था, उसके बारे में ये ऑप्शन मुझे ये अधिकार दे रही है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ मैं उस शेयर को मार्केट में कितना भी प्राइस हो, मैं चाहूं तो उस शेयर को 120 रुपीज में बाय कर सकता हूं, क्योंकि कौन सा ऑप्शन है? दिस इज द बाय कॉल ऑप्शन ओवर देयर, ठीक है। तो मैं बाय कर सकता हूं 120 रुपीज में। अब यहां पर अगर तो ये ऑप्शन 1 महीने के बाद मेरे लिए फेवरेबल हुई, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अगर मेरे लिए फेवरेबल ना हुई तो मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अब इसमें फॉरवर्ड जैसी जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो जिस प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट किया जाता है इसको, उसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी स्ट्राइक प्राइस ओवर देयर, उसको स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, राइट। अब यहां पर एक चीज को समझिएगा, अगर ये मेरे लिए फेवरेबल है तो उसको हम कहते हैं आईटीएम। अगर कंडीशन फेवरेबल होगी तो उसको कहते हैं आईटीएम, यानी कि इन द मनी, यानी कि क्या कहते हैं? वी से इट टू बी इन द मनी ओवर देयर। एंड अगर मेरे लिए फेवरेबल नहीं है तो उसको हम ओटीएम कहते हैं, यानी कि आउट ऑफ मनी, यानी कि क्या कहते हैं? आउट ऑफ मनी कहते हैं। एंड अगर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो जाए, वी से इट टू बी एट द मनी, यानी कि एटीएम। एटीएम यानी कि एट द मनी कहते हैं। अगर मेरे लिए नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है तो उसको हम एटीएम कहते हैं, एट द मनी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर होगी। तो अगर मेरे पास यहां पर कंडीशन है कि फेवरेबल है तो आईटीएम है, अगर नहीं है तो आउट ऑफ मनी है, अगर यहां पर वो मेरे लिए ना प्रॉफिट है ना लॉस है, वो ओटीएम है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कि जो यहां पर ये एग्जांपल की हमने बात करी थी, वो पर्टिकुलरली प्राइस 1 महीने के बाद उसका हो जाता है 140 रुपीज का, यानी कि उसका जो स्पॉट प्राइस है मार्केट में ऑन द मैच्योरिटी डेट, वो है 140 रुपए का। मार्केट में अगर खरीदने जाऊंगा तो 140 में मिलेगी, लेकिन मेरे पास तो राइट है कि मैं कितने में खरीद सकता हूँ? 120 में खरीद सकता हूँ। तो डेफिनेटली मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा, यानी कि मेरे लिए वो फेवरेबल हो गई, यानी कि मेरे लिए वो फेवरेबल हो गई, तो मैं अपनी ऑप्शन को एग्जीक्यूट करूंगा। सो दैट इज बेसिकली
ITM इन द मनी ओवर देयर। अगर उसी का प्राइस 90 रुपीज में होता, यानी कि मेरे पास राइट है मैं 120 में खरीद सकता हूं, लेकिन मुझे मार्केट में 90 रुपीज में मिल रही है, तो डेफिनेटली मैं कम के ऊपर परचेज करूंगा। यानी कि ये कौन सी सिचुएशन है? दिस इज अ सिचुएशन अनफेवरेबल ओवर देयर, यानी कि मेरे लिए ये सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, यानी कि मेरे लिए सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। अगर फेवरेबल नहीं है तो उसे हम कहते हैं अनफेवरेबल सिचुएशन, एंड उसके केस में क्या रहती है? दिस इज OTM, दैट इज आउट ऑफ मनी, दैट इज आउट ऑफ मनी ओवर देयर, राइट? ये चीज क्लियर होगी है। एंड फर्दर अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो उसको क्या कहते हैं? वी से टू बी एट द मनी, तो उसको हम उस केस में एट द मनी कहते हैं, राइट? ये चीज फाइन है। ओके, सो दैट वाज रिलेटेड टू द कॉल ऑप्शन ओवर देयर। इसी तरह से अगर हम सब समझते हैं पुट ऑप्शन के बारे में, तो जो पुट ऑप्शन होती है दैट गिव्स यू राइट टू सेल, जो पुट ऑप्शन होती है दैट गिव्स यू राइट टू सेल। लेट्स से केस कि हमारे पास स्ट्राइक प्राइस जो है दैट वाज ₹90, वो 90 रुपीज का है, एंड जिस स्क्रिप्ट के बारे में हम स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसका जो स्पॉट प्राइस है ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, उसका जो स्पॉट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस जो है उस दिन का, वी से टू बी मार्केट प्राइस, वो यहां पर है 140 रुपीज का। तो उसके केस में शुड वी बी एग्जीक्यूटिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ओवर देयर, तो क्या हमें ये ऑप्शन को एग्जीक्यूट करना चाहिए? अब ध्यान से सोचिएगा, अब ये जो ऑप्शन है वो मुझे राइट देती है, किसका? राइट टू सेल, दैट गिव्स अ राइट टू सेल, यानी कि मैं इस शेयर को 90 रुपीज में सेल कर सकता हूं, जबकि मार्केट में अगर मैं बेचना चाहूं तो 140 में सेल कर सकता हूं। तो क्या मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा? नो, आई वॉन्ट बी एग्जीक्यूटिंग एट ₹140, इसके ऊपर तो एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, यानी कि ये वाला केस अनफेवरेबल है, यानी कि OTM का केस है। एंड अगर यही जो प्राइस है वो इसका स्पोर्ट प्राइस मार्केट में होता, स्पोर्ट प्राइस मार्केट में होता 70 का, यानी कि मार्केट प्राइस अगर 70 का होता एंड मेरे पास स्ट्राइक प्राइस है 90 का, तो डेफिनेटली मैं उसे एग्जीक्यूट करता, यानी कि मेरे लिए वो ATM का केस बन जाता, राइट? एंड अगर यहां पर प्राइस जो है वो 90 के इक्वल होता, तो वो मेरे पास यहां पर बन जाएगा ITM का केस, और यहां पर बन जाएगा ITM का केस, एंड ये वाला बन जाएगा ATM का केस। ATM यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ओके, सो दैट वाज रिलेटेड टू द ऑप्शंस ओवर दिया। अगर हम एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैसे तो देखिए ऑप्शन दो तरह की होती हैं, लेकिन हम एग्जीक्यूशन के अगर पॉइंट ऑफ से देखें तो वहां पर दो तरह की ऑप्शंस होती हैं। एक होती है अमेरिकन ऑप्शन, वन इट इज रिलेटेड टू अमेरिकन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन को आप ऑन द डे ऑफ एग्जीक्यूशन या उससे पहले, एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी वाले दिन एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरी होती है यूरोपियन ऑप्शन, जो कि इंडिया में चलती है। जो यूरोपियन ऑप्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ आप ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ही सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस इज एक्चुअली एप्लीकेबल इन इंडिया, ये इंडिया में यही वाली ऑप्शन यहां पर चलती है। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द ऑप्शंस ओवर देयर। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ऑप्शन जो होती हैं दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द नोशनल अमाउंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ जो नोशनल अमाउंट होता है उसी को पे किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन कैसे परचेज की जाती हैं, जैसे मान लो कि 200 शेयर्स के लिए मैंने यहां पर एक ऑप्शन परचेज कर ली, ठीक है। अब जितना एंड में जाकर के डिफरेंस होगा, एंड में जाकर के जितना डिफरेंस होगा, सिर्फ उतना अमाउंट ही यहां पर पे किया जाएगा। यानी कि कौन सी सेटलमेंट हुई? दिस इज द नेट सेटलमेंट ओवर देयर। यहां पर नेट सेटलमेंट होती है, देयर इज नो फिजिकल सेटलमेंट। यहां पर भी आप मार्जिन के साथ डील कर सकते हो, यानी कि हाईली लेवरेज्ड। दिस इज आल्सो हाईली लेवरेज्ड ओवर देयर, काफी ज्यादा लेवरेज रहता है। अब ऑप्शंस का इस्तेमाल होता है अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, एंड जिन भी ऑप्शंस में किसी तरह की कंडीशनलिटीज नहीं रहती हैं उनको हम कहते हैं वी से देम टू बी द वनीला, प्लेन वनीला ऑप्शंस ओवर देयर, जो कि यहां पर हेजिंग के लिए यानी कि सेफगार्ड करने के लिए सबसे बेस्ट रहती हैं, जो कि सेफगार्ड करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है। ओके, अब इसके बाद बात करने वाले हैं रिलेटेड टू डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है FRA के बारे में, यानी कि फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट के बारे में। FRA भी आपका पर्टिकुलरली क्या है? एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज आल्सो FRA क्या है? दिस इज अ फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट। अब FRA आपका पर्टिकुलरली क्या है? एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था ना ऊपर, उसी तरह से FRA होता है, लेकिन पर्टिकुलरली इसके बेस पर है, ये पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रेट के ऊपर बेस्ड होता है। दिस इज बेस्ड अपॉन द इंटरेस्ट रेट्स ओवर देयर। अब लेट्स से केस, एक कंपनी है जो कि पर्टिकुलरली लोन लेना चाहती है, लोन लेना चाहती है, लेकिन लोन आज की डेट में लेना, वो लोन लेना चाहती है 3 महीने बाद, एंड वो मान लीजिए 6 महीने के लिए लोन लेना चाहती है, 3 महीने बाद लोन लेना चाहती है, 6 महीने के लिए लोन लेना चाहती है, तो वो FRA में एंटर कर सकते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट मिसमैच ना हो। आज की डेट में मान लीजिए इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 7% चल रहा है, एंड दे वांट टू बेसिकली लॉक देयर इंटरेस्ट रेट,
वो अपने इंटरेस्ट रेट को लॉक करना चाहते हैं, उसके केस में क्या करेंगे, वो इस एफआरए में एंटर कर जाएंगे विच विल बी 3VS9 एफआरए। व्हाट इज मीन बाय 3VS9 एफआरए? इसका मतलब होता है कि 3 महीने का एक आपके पास वेटिंग पीरियड है एंड 6 महीने का आपके पास होल्डिंग पीरियड है, राइट? ये पर्टिकुलर पीरियड है। टोटल जो सिनेरियो है वो कितने महीने का, दैट इज ऑफ द 9 मंथ्स ओवर देयर। टोटल सिनेरियो आपके पास 9 महीने का है यहाँ पर, राइट? ये चीज क्लियर हो गई है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहां पर 3 महीने के बाद, यहां पर 3 महीने के बाद जो पर्टिकुलर रेट, यहां पर पर्टिकुलर रेट होगा उसको चेक किया जाएगा। लेट्स से कि आपके पास 3 महीने के बाद जो रेट था दैट वाज 7.50%, रेट इंक्रीज हो गया। रेट क्या हो गया, 7.50% हो गया। उसके केस में जो नोशनल अमाउंट जिसके ऊपर एफआरए को परचेज किया गया दैट वाज 1 करोड़ रुपीज, दैट वाज 1 करोड़ रुपीज, यानी कि कंपनी ने 1 करोड़ का लोन लेना था, ठीक है? उसके बेस पर इसने एफआरए परचेज किया था। अब यहां पर कितना इंक्रीज हो गया, ये 7% से 0.50% इंक्रीज हो गया। तो यहां पर अगले 6 महीने के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट बनता होगा उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू को, क्योंकि अगले 6 महीने के हिसाब से जो डिस्काउंटेड वैल्यू होगी 0.50% के ऊपर, वो यहां पर कंपनी को पे कर दी जाएगी। दैट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू द एफआरए ओवर देयर। एफआरए की आपके पास दो लेग्स होती हैं, एक होती है फिक्स्ड लेग, एक होती है फ्लोटिंग लेग। तो इसके बेस पर एफआरए चलती है यहां पे। एंड फर्दर जो एक्सचेंज ऑफ पेमेंट होता है वो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर बेस्ड होता है। अब यहां पर भी जो अमाउंट पे किया गया है वो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर यहां पर पे किया गया। आई होप कि आपको यहां पर ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से इसकी केस स्टडी को समझते हैं एंड मोर थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। सो एक्सवाइजेड लिमिटेड जो है वो यहां पर बोरो करती है, करना चाहती है 1 करोड़ रुपए को फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 3 महीने के बाद। एंड फर्दर मेन कंसर्न है कि वो इंटरेस्ट रेट को लॉक करना चाहते हैं, इसके लिए वो 3 वर्सेस 9 एफआरए में यहां पर जुड़ गए हैं। एंड काउंटर पार्टी ने कॉट किया है क्या, यहां पर एक्सवाइजेड लिमिटेड है एंड यहां पर ये सीपी यानी कि काउंटर पार्टी है। अब काउंटर पार्टी ने कॉट किया है 6.25 एंड 6.50 कि आप इस रेट के ऊपर ले सकते हो। 6.25 एंड 6.5 के ऊपर ले सकते हो। अब 6.25 का मतलब क्या है कि ये आपका बाइंग रेट है, दिस इज अ सेलिंग रेट, ठीक है? यानी कि जिसके ऊपर सीपी सेल करने को रेडी है, ये सीपी जो है ये यानी कि काउंटर पार्टी 6.25 पर बाय करने के लिए रेडी है, 6.50 पर सेल करने के लिए रेडी है। इसने तो बाय करना तो कौन से रेट पर करेगा, जिस रेट पर सीपी सेल करने को रेडी है, यानी कि सेलिंग रेट पर। यानी कि 6.50 के ऊपर इस एफआरए को 3 वर्सेस 9 वाले एफआरए को यहां पर बाय कर लेगा, राइट? अब उसके बाद कहा गया है, सिनेरियो दिया गया है कि ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि जब ये सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट कब होगी, सेटलमेंट होगी 3 महीने के बाद। एंड 3 महीने बाद भी जो इस डेट को, इस पर्टिकुलर डेट से पहले T+2 बेसिस पर स्पोर्ट यहां पर रेट होगा, उसके बेसिस पर यहां पर देखा जाएगा कि क्या रेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है? लेट्स देखिए कि उस टाइम पर जो रेट एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज 7%। इस पॉइंट पर जो रेट है, पहला सिनेरियो लेते हैं कि वो कितना है, दैट इज 7% ओवर हियर। वो यहां पर 7% है, यानी कि वो 6.50 जिसके ऊपर बुक किया गया था उससे यहां पर ज्यादा है, उससे यहां पर ज्यादा है। तो अगले 6 महीने का नोशनल अमाउंट यानी कि 1 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है उसके हिसाब से डिस्काउंटेड वैल्यू जो होगी वो यहां पर कॉर्पोरेट को पे कर दी जाएगी, यानी कि एक्सवाइजेड को पे कर दी जाएगी, राइट? अब सेकंड सिनेरियो, अगर बेंचमार्क रेट इस दिन जो था वो यहां पर कम हो गया, लेट्स से 6.25% है, वो कितना एग्जिस्ट करता है, 6.25% एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर पर्टिकुलरली क्या होगा, यहां पर पर्टिकुलरली 6 महीने के हिसाब से जो 0.25% यहां पर कम हो गया वो यहां पर कॉर्पोरेट पे करेगा, किसको, कॉर्पोरेट पे करेगा सीपी को, यानी कि काउंटर पार्टी को पे करेगा, ताकि इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना रह गया, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7% यहां पर ये बुक हो गया। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद बात आती है एफआरए के, हम यहां पर सेलिएंट पॉइंट्स को गो थ्रू कर लेते हैं। एफआरए आपके पास क्योंकि दो पार्टीज के बीच में डील हो रहे हैं तो ये ओवर द काउंटर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कस्टमाइज करना आसान होता है, डेफिनेटली काउंटर पार्टी रिस्क एग्जिस्ट करेगा, क्रेडिट रिस्क भी यहां पर एग्जिस्ट करता है। एंड फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट जो होते हैं ये अपने को सेफ गार्ड करने के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि लेकिन यहां पर एफआरए की लिक्विड मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है? ये चीज को समझ लीजिए। फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तभी इसको बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एंड फर्दर मेन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को यहां पर सेटल डाउन किया जाता है किसके ऊपर, नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू के ऊपर, यानी कि कोई फ्यूचर डेट के ऊपर आप कंसीडर कर लेते हो, अगला का टाइम पीरियड कितना है उस होल्डिंग पीरियड के हिसाब से आप यहां पर सेटलमेंट डेट के ऊपर सेटल कर लेते हो उसको डिस्काउंट करते हुए, राइट? यही चीज आपको मैंने बताई थी। एंड फर्दर पर्सन जिसकी कमिटमेंट होती है कि उसने पैसा बोरो करना है फ्यूचर पॉइंट के ऊपर,
अगर मान लीजिए पर्सन जिसकी कमिटमेंट है, जैसे यहाँ पर XYZ के केस में बात करें तो इसकी कमिटमेंट थी कि उसने पैसा बोरो करना है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर क्या करेगा, वो यहां पर FRA को बाय करेगा, डेट विल बी बाइंग FRA ओवर है, ताकि अपने को सेफ गार्ड कर पाए, ठीक है। एंड फर्दर जो पर्सन यहां पर बोरो करना चाहता है वो FRA को क्या करता है, बाय करता है। जो पर्सन फ्यूचर में लेंड करना चाहता है वो FRA को क्या करता है, सेल करता है। यानी कि अगर फ्यूचर में लेंड करना है तो सेल करो, फ्यूचर में बोरो करना है तो बाय करो, राइट, दैट इज द मेन फंडामेंटल। एंड FRA को इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर हम अपने इंटरेस्ट रेट को लॉक करना चाहते हैं, ताकि जो भी हमारे पास इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट्स हैं, लायबिलिटीज, अगर उसको हम मैनेज करना चाहते हैं बैलेंस शीट में, उसके लिए भी FRA का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो FRA जो होता है काफी ज्यादा यूजफुल टूल है इन द ALM, यानी कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के केस में, राइट। उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्लेन वनीला इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के बारे में। इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होते हैं, जहां पर आप इंटरेस्ट को स्वैप करते हो, यानी कि आप प्रिंसिपल एंड फर्दर जो भी नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट है एंड इंटरेस्ट रेट की जो वेरिएशंस है उनको आपस में स्वैप करना चाहते हो। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइंस है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो बैंक्स जो है वो IRS को ले सकते हैं, यानी कि अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, अपने बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रेट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड साथ में कॉर्पोरेट्स को भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू बैंक्स जो है उनको यहां पर इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके पास एडिक्वेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहां पर अवेलेबल है, उनके पास रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल है, ताकि वो यहां पर इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट प्रॉपर्ली कर पाए। एंड फर्दर उनको बेंचमार्क रेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बेंचमार्क रेट की इवोल्यूशन किस हिसाब से हो रही है उस चीज को प्रॉपर्ली गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में आपको मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं, तो एक लेग जो होती है वो होती है फिक्स्ड, दूसरी जो लेग होती है वो क्या होती है, फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द बेंचमार्क रेट। अब ये बेंचमार्क रेट जो है वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, क्या वो ट्रांसपेरेंटली इवॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस चीज को आपको नेसेसरीली यहां पर देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। एंड पार्टीज जो है वो यहां पर उनको फ्री रखा गया कि आप यहां पर जो भी आपके पास डोमेस्टिक, आपके पास डेप्ट मार्केट है या फिर डोमेस्टिक मनी मार्केट है, आप उसके जो रेट्स हैं उनको यहां पर बेंचमार्क रेट्स के जरा इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बकायदा आपके पास जो बेंचमार्क रेट आप इस्तेमाल करोगे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होना चाहिए दोनों पार्टीज को लेकर के। एंड फर्दर यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट को लेकर के, मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट को लेकर के कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही टेनर को लेकर के रिस्ट्रिक्शन है कि कितने टाइम के लिए ये जो आप स्वैप कर सकते हो। FRA के केस में आप सिंगल, बेसिकली फ्लो फॉर सिंगल पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आप करते हो, ठीक है, फॉर सिंगल पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, फॉर सिंगल पर्टिकुलर पर्पस। लेकिन IRS के केस में आप मल्टीपल टाइम्स यहां पर स्वैप करते हो, मल्टीपल जो आपके पास इनफ्लोज होते हैं आप उनको स्वैप करते हो इन केस ऑफ द IRS ओवर देयर। एंड फर्दर बैंक्स जो है उनको यहां पर FRA के लिए, IRS के लिए कैपिटल जो होगी वो मेंटेन करनी पड़ेगी एज पर द बेसल गाइडलाइंस, क्योंकि इनके ऊपर एक्सपोजर मेंटेन होता है। अगर इंटरेस्ट रेट स्वैप के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट स्वैप पर्टिकुलरली क्या है, सीरीज ऑफ FRA, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। FRA के केस में सिंगल आपके पास यहां पर टाइमलाइन है, लेकिन IRS के केस में आपके पास मल्टीपल यहां पर चीजें हैं। तो IRS इज बेसिकली related to series of the different FRAs over there। एंड फर्दर नोशनल प्रिंसिपल जो है वो एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ नेट सेटलमेंट होती है। इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली जहां पर एक पार्टी अग्री करती है फिक्स रेट को फ्लोटिंग के साथ कन्वर्ट करने में। फ्लोटिंग जो होगा वो बेसिकली किसी ना किसी आपके पास बेंचमार्क के ऊपर बेस्ड होगा, जो रेगुलर इंटरवल्स होंगे उनके ऊपर स्वैप्स को यहां पर आपस में एक्सचेंज किया जाएगा। एंड बाइंग एंड IRS मतलब क्या होता है कि हम फिक्स्ड को पे करेंगे एंड फर्दर फ्लोटिंग एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि IRS की डेफिनेशन को समझिए, अगर मैं कहता हूं बाई IRS उसका मतलब है कि हमें फिक्स्ड मिलेगा, वी विल बी गेटिंग द फिक्स्ड ओवर देयर एंड वी विल बी बेसिकली पेइंग द फ्लोटिंग ओवर देयर, ठीक है। उसका मतलब क्या है, उल्टा यहां बोल दिया। अगर मैं बाइंग का मतलब कहता हूं तो मुझे फिक्स्ड पे करना है, क्या करना है, फिक्स्ड पे करना है। एंड फर्दर फ्लोटिंग मैं रिसीव कर रहा हूं अगर मैं बाइंग की बात कर रहा हूं। दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द बोरोइंग एंड लेंडिंग पार्ट बट नॉट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बाइंग करता हूं तो यहां पर फिक्स्ड पे करता हूं एंड फर्दर जो फ्लोटिंग है वो यहां पर मैं क्या करता हूं, फ्लोटिंग जो होता है वो यहां पर रिसीव करता हूं। सो वी आर रिसीविंग द फ्लोटिंग वन ओवर देयर, ठीक है। एंड फर्दर जो प्राइजेस होते हैं IRS के वो यहां पर फिक्स्ड लेग की फॉर्म में यहां पर कॉर्ड किए जाते हैं, यानी कि प्राइजेस जो होंगे वो फिक्स्ड लेग की फॉर्म में कॉर्ड किए जाएंगे, जो हम यहां पर पे करेंगे उसकी फॉर्म में यहां पर पर्टिकुलरली कॉट किए जाते हैं। एंड प्राइसिंग जो होती है IRS की वो पर्टिकुलरली किस बेस पर होती है, वो प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो भी फिक्स्ड रेट कैश फ्लोज आने वाले हैं, फ्लोटिंग रेट कैश फ्लोज आने वाले हैं, उनकी प्राइसिंग उनकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर बेस पर प्राइसिंग यहां पर IRS की जाती है, राइट।
उसके बाद बात आती है इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस हमारे पास दो तरह की होती है, एक हमारे पास होती है कैप एंड दूसरी हमारे पास होती है फ्लोर। कैप का मतलब क्या है? कैप इज एक्चुअली रिलेटेड टू सीलिंग। कैप इज बेसिकली सीलिंग ओवर देयर, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन बेसिकली सीलिंग होती है, जहां पर जो बायर होता है ऑप्शन का, वहां पर वो अपने आप को लॉक करना चाहता है टू द सीलिंग ओवर देयर, यानी कि इससे ज्यादा ना हो। यानी कि इससे ज्यादा ना हो। लेट्स से कि मैं सीलिंग फिक्स कर दी 8% की, ठीक है। यानी कि अगर तो इंटरेस्ट रेट 8 से नीचे नीचे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहां पर इंटरेस्ट रेट लेट से 9% हो गया, तो 1% का जो डिफरेंस है ना, वो यहां पर मुझे पे किया जाएगा। यानी कि जो मुझे कैप सेल कर रहा है, वो मुझे 1% का डिफरेंस पे करेगा। इसी तरह से फ्लोर ऑपोजिट होता है, यानी कि अगर इससे नीचे चला गया तो यहां पर पे किया जाएगा, इससे ऊपर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कॉम्बिनेशंस का यूज किया जा सकता है, अगर मैं अपने आप को लॉक करना चाहता हूं बिटवीन अ पर्टिकुलर थिंग। यानी कि मैं अगर अपने आप को लेट्स से केस की 8% एंड 6% के बीच में लॉक करना चाहता हूं, मैं 6% की यहां पर फ्लोर परचेज कर लूंगा, 8% की यहां पर कैप परचेज कर लूंगा, राइट। तो इस तरह से हम यहां पर अपने आप को लॉक कर सकते हैं एंड अपने अपने रिस्क को यहां पर सेफगार्ड कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर देखते हैं केस स्टडी के थ्रू, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो XYZ लिमिटेड जो है, उसने बेसिकली इशू किए हैं यहां पर 5 साल के हाफ ईयरली बॉन्ड। 5 साल के हाफ ईयरली बॉन्ड यहां पर XYZ लिमिटेड ने यहां पर इशू किए हैं 100 करोड़ रुपीस के। एंड फर्दर फ्लोटिंग रेट किसके ऊपर बेस्ड है? 6 मंथ्स माइबोर के ऊपर बेस्ड है, प्लस 50 बेसिस पॉइंट। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर है, वो बेसिकली क्या है? 6 मंथ्स माइबोर का जो होगा, 6 मंथ माइबोर, यानी कि आपके पास मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट है, प्लस 50 बेसिस पॉइंट, प्लस 50 बेसिस पॉइंट इसके ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। एंड फर्दर इस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया है? इन्वेस्टेड एट द फिक्स्ड रेट ऑफ 8%। 8% के ऊपर इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है, यानी कि 6 मंथ्स के ऊपर था। एंड फर्दर सिक्स मंथ्स का जो माइबोर था वो प्लस 50 BPS था। एंड फर्दर इसको इन्वेस्ट कर दिया 8% के ऊपर। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो यहां पर कर दी गई है। ये चीज क्लियर होगी है। अब उसके बाद यहां पर समझिएगा, यहां पर XYZ लिमिटेड जो है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट रिस्क अगले 5 साल के, क्योंकि बॉन्ड जो थे वो 5 साल के थे, 5 साल की ये पर्टिकुलर रिस्क बना हुआ है। क्यों? अगर यहां पर 6 मंथ्स माइबोर लेट्स से इसका 5% है, शुरू का एक कंसेप्ट लेते हैं कि ये जो माइबोर था वो 5% था, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया? 5% 0.05, यानी कि 5.5% टोटल पे किया। यानी कि मेरी जो नेट रिटर्न थी वो कितनी आ गई? 8% माइनस 5.5, यानी कि 2.5% की रिटर्न है, ठीक है। ये मेरी नेट इंटरेस्ट इनकम है। अब सेकंड सिनेरियो में हम कंसीडर करते हैं कि जो 6 मंथ्स का आपका माइबोर था वो आगे बढ़ गया, लेट्स से इसकी वो यहां पर हो गया 7% हो गया, तो मेरी यहां पर जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो यहां पर रिड्यूस हो गया, कितने रहेगी? डेट बेसिकली रिड्यूस टू 0.5% ओवर हियर, काफी रिड्यूस होगी। अगर वो इससे ज्यादा भी बढ़ जाती है तो मेरी इनकम जो होगी वो यहां पर कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वो इनकम मेरी आगे जाकर के काफी कम होने वाली है। यानी कि सी पॉइंट के ऊपर अगर मैं कंसीडर करता हूं कि जो माइबोर है वो 7.5% हो गया, तो उस केस में यहां पर जो इंटरेस्ट मुझे आगे पे करना है बॉन्ड के ऊपर वो कितना है? वो 8% पे कर रहा हूं, एंड इन्वेस्टमेंट में मुझे 8% मिल रहा है। यानी कि ये क्या पॉइंट आ गया? दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट ओवर देयर, दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर मुझे ना तो कुछ बच रहा है ना कुछ हो रहा है। तो इस केस को, रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए मैं कैप परचेज कर सकता हूं, कितने की? लेट्स से कि मैंने कैप परचेज करी 7% के ऊपर ही, यानी कि अगर 7% से ऊपर इंटरेस्ट रेट जाता है, अगर 7 से ऊपर इंटरेस्ट रेट जाता है तो मुझे कंपनसेट किया जाएगा। यानी कि मेरे लिए जो नेट रेट होगा मैक्सिमम वो 7% तक ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। सो दिस वे आई कैन हेज माई सेल्फ एंड डेफिनेटली आई कैन बी फिक्सिंग माई अर्निंग्स, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपने आप को कंपनसेट कर सकता हूं एंड फर्दर अपने आप को बचा सकता हूं, राइट। नाउ लेट्स हैव लुक एट द सेलिंग फीचर्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस ओवर देयर। अब यहां पर पर्टिकुलरली आप अपने लिक्विडिटी को एक्सपोजर से चेंज कर सकते हो, अलग अलग दोनों फैक्टर्स को कर सकते हो सिंथेटिकली, डेफिनेटली, ठीक है। एंड फर्दर अब यहां पर ऑप्शन परचेजर जो रहता है उसके पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहती है कि वो अपने एक्सपोजर को एक्वायर कर सकता है या अपने एक्सपोजर को सेल कर सकता है। एंड फर्दर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लेवरेज्ड है, दिस इज एक्चुअली लेवरेज्ड ओवर देयर, क्योंकि आपको पूरी की पूरी वैल्यू नहीं पे करनी पड़ती है इसमें एंटर करने के लिए। यू टू पे जस्ट अ परसेंटेज ऑफ इट, यू टू पे जस्ट अ परसेंटेज ऑफ इट, जैसे कि बाकी सभी डेरिवेटिव्स के केस में भी होता है, आपको सिर्फ एक परसेंटेज वैल्यू पे करनी पड़ती है। एंड जो की एलिमेंट है ना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, वो ये है कि आप ऑप्शन बायर जो होता है वो एसिमेट्रिक एक्सपोजर ले सकता है। एसिमेट्रिक एक्सपोजर का मतलब है कि वो प्राइस फ्लक्चुएशंस के हिसाब से, अपने अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से यहां पर एक्सपोजर ले सकता है, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट एक्सपोजर ले सकता है, डिफरेंट टाइम के लिए एक्सपोजर ले सकता है, ताकि वो अपनी अर्निंग को सबसे ज्यादा इंक्रीज कर पाए। एंड जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जितने भी यहां पर, दीज आर द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स ओवर देयर, ठीक है। तो ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स होते हैं, ओके। फर्दर
यूज ऑफ द क्रेडिट डेरिवेटिव्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट। अगर अपने आपको रिस्क को मैनेज करना चाहते हो तो आप क्रेडिट डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हो। किन का इस्तेमाल करते हो? वी डू यूज द क्रेडिट डेरिवेटिव। अब देखिए, मान लीजिए कि ए पर्सन ने यहां पर लेंडिंग करी है, ठीक है, तो ए पर्सन ने लेंडिंग करी है यहां पर पर्सन बी को, जो जिसको इसने 100 करोड़ रुपीज का लोन दे रखा है। अब ए जो है वो यहां पर क्या, ए इज द लेंडर ओवर देयर, ठीक है। एंड फर्दर इसको ये रिस्क है कि ये बंदा यहां पर डिफॉल्ट ना कर दे, क्योंकि अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो उसके लिए यहां पर पर्सन ए पर्सन सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, दैट इज अ सीडीएस, दैट इज अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, इसमें एंटर हो जाता है। अब यहां पर पर्सन ए जो है दैट इज अ प्रोटेक्शन बायर, जो कि प्रोटेक्शन को बाय करना चाहता है, एंड पर्सन सी जो है दैट इज अ प्रोटेक्शन सेलर। एंड फर्दर ये पर्टिकुलरली आपके पास वो रेफरेंस, आपके पास क्रेडिट है जिसके बेस पर ये पर्टिकुलर आपके पास सीडीज आपने बाय किया पर्सन सी से। अब इसके बदले में पर्सन ए जो है वो एक फिक्स्ड यहाँ पर पेमेंट जो है प्रीमियम के रूप में वो यहां पर पे करेगा पर्सन सी को, ठीक है। इन केस यहां पर कोई डिफॉल्ट इवेंट होता है, इन केस देयर इज अ डिफॉल्ट इवेंट, तो उस सिनेरियो में जो पर्सन बी है, जो सॉरी पर्सन सी है, दैट विल बी कंपनसेटिंग पर्सन ए, ठीक है। दैट इज अ मेन फंडा रिलेटेड। अब यहां पर सिंपल टेक्निक की अगर बात करते हैं ना क्रेडिट डेरिवेटिव की, तो आप पर्टिकुलरली क्या करेंगे, यू विल बेसिकली आप सिक्योरिटी ले लो, आप पर्टिकुलरली फाइनेंशियल गारंटी ले लो, कोलेटरल सिक्योरिटी ले लो, क्रेडिट इंश्योरेंस करवा लो। ये सिंपल टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है। आप सीआरटी यानी कि क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर यूज कर सकते हो, सीडीओ यानी कि कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस का इस्तेमाल, सीडीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हम सीडीएस की बात करें तो यहां पर एक है रिस्क सेलर। अब रिस्क सेलर कौन है? प्रोटेक्शन बायर इज द रिस्क सेलर, प्रोटेक्शन बायर इज अ रिस्क सेलर, एंड फॉर द प्रोटेक्शन सेलर इज अ रिस्क बायर ओवर देयर, जो कि रिस्क को बाय कर रहा है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसके बेस पर एक पीरियोडिक पेमेंट जो है प्रीमियम के रूप में पर्सन ए यानी कि प्रोटेक्शन बायर जो है वो पे करेगा टू द प्रोटेक्शन सेलर ओवर देयर, राइट। एंड उसको हम प्रीमियम कहते हैं। एंड सीडीएस जो होते हैं वो पर्टिकुलरली स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किसके? आईएसडी के, यानी कि इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन के स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इन्होंने 6 ऐसे इवेंट बनाए हैं जिनको डिफॉल्ट इवेंट माना गया, आईएसडी ने कहा है। बैंक्रप्सी, फेलियर टू पे, रीस्ट्रक्चरिंग, ऑब्लिगेशन टू एक्सेलरेशन, ऑब्लिगेशन रेपुटेशन, या फिर ऑब्लिगेशन मॉरिटोरियम। ये 6 इवेंट है। अगर ये इवेंट अगर होते हैं तो यहां पर पर्सन सी के ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगी, इसने कंपनसेट करना है पर्सन ए को। एंड ये भी नेट सेटलमेंट होती है, फिजिकल सेटलमेंट भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में नेट सेटलमेंट ही होती है, जो कि नोशनल अमाउंट के बेस पर सेटलमेंट यहां पर की जाती है, ठीक है। एंड आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से प्लेन वनीला सीडीएस जो होते हैं वो उनको अलाउ किया गया है। अगर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें जो कि पर्टिकुलरली आपके एलिजिबल है डिलीवरेबल ऑब्लिगेशन एज एन अंडर सीडीएस ओवर देयर, कौन कौन से हैं? कमर्शियल पेपर्स हो गए, सीडीज हो गए यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गई, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए जिनकी मैच्योरिटी 1 साल तक की है। इसी तरह से रेटेड आईएनआर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, यानी कि चाहे लिस्टेड कंपनी है चाहे अनलिस्टेड कंपनी है, अगर उन्होंने इंडियन डिनोमिनेशन में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू किए हैं तो उनको भी सीडीएस के अंदर लागू किया जा सकता है, यानी कि उनके डिफॉल्ट के ऊपर अगर आपको चाहिए तो वो उसको भी लागू किया जा सकता है। इसी तरह से अगर अनरेटेड आईएनआर बॉन्ड की भी बात करते हैं जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह सेटअप किए गए थे, उन्होंने बनाई, यानी कि ये स्पेशल पर्पस व्हीकल अगर स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई है, एंड ये जो आइनर बॉन्ड्स हैं इफ दीज आर अनरेटेड तो उसके केस में भी अलाउ किया गया है। इसी तरह से अगर रेटेड है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड के उनको भी ऊपर अलाउ किया गया है। सीपी एंड फर्दर कमर्शियल पेपर के केस में एंड सीडी के केस में भी अलाउ किया गया, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के केस में भी अलाउ किया गया। इसके अलावा और किसी केस में अलाउ नहीं है कि जो पर्टिकुलरली एक आपके पास ऑब्लिगेशन डेरिवेट, आपके पास पर्टिकुलरली डिलीवरेबल ऑब्लिगेशन, जैसे कि बी का जो लोन था वो डिलीवरेबल ऑब्लिगेशन था ना, उसके केस में सिर्फ यही 3 पॉइंट लागू किए जाएंगे और कोई पॉइंट यहां पर लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड कौन सी चीजें परमिटेड नहीं है? एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, एमबीएस जिसको हम कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन, क्रेडिट एनहांस्ड गारंटीड बॉन्ड्स या कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, वो यहां पर अलाउ नहीं है। एंड जो भी आपकी रेफरेंस ऑब्लिगेशंस होंगी ना वो डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। ओनली देन दोज विल बी परमिसिबल ओवर देयर। अगर ऑपरेशनल डायरेक्शंस की बात करें तो मार्केट मेकर्स एंड यूजर जो है वो पर्टिकुलरली सीडीएस में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली यहां पर वो खुद को ही कहते हैं कि हमारा लॉस भी आप ही उठा लेना, ऐसा नहीं होगा। वो यानी कि मार्केट मेकर्स यहां पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जो मार्केट को मेनली कंस्टिट्यूट करते हैं वो यहां पर इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सीडीएस ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर पाएंगे। अगर काउंटर पार्टी जो है वो कौन सी है, वो अगर कोई रिलेटेड पार्टी है या रेफरेंस एंटिटी जो है वो रिलेटेड पार्टी उन्हीं से रिलेटेड है तो वो यहां पर ऐसी ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं कर पाएंगे। मार्केट मेकर्स एंड जो आपके पास जो यूजर्स हैं
वो यहाँ पर प्रोटेक्शन बाय नहीं करेंगे अगर रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाई गई है किसी पर्टिकुलर एक्सपोजर को लेकर के। एंड मार्केट मेकर्स को इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी सीडीएस ट्रांजैक्शंस दी गई है रिटेल यूजर्स के द्वारा वो पर्टिकुलरली सेफ गार्ड पर्पज के लिए, यानी कि मार्केट मेकर यानी कि जो पर्टिकुलर प्रोटेक्शन को सेल कर रहे हैं वो यहां पर ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं होगा जहां पर रिलेटेड एंटिटी, अगर रिलेटेड एंटिटी है या रिलेटेड एक्सपोजर है तो उसके केस में वो ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं करेंगे। एंड फर्दर अगर ये रिटेल यूजर्स को ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं यानी कि सीडीएस का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हैजिंग पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए, उसका इस्तेमाल प्रॉफिट मेकिंग के लिए रिटेल वाले बंदे ना कर रहे हो, इस चीज का भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड रिटेल यूजर्स जो है वो अपनी सीडीएस पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं जब उनका जो पर्टिकुलर अंडरलाइंग एक्सपोजर है मान लीजिए वो पर्टिकुलरली सीज हो गया, यानी कि मान लीजिए जो लोन को इसने सेफगार्ड करना था वो मान लीजिए 1 साल का था, दैट वाज पर्टिकुलरली फॉर 1 ईयर। अब ये लोन जो है वो यहां पर खत्म हो गया है और उसके बाद आफ्टर 1 ईयर विद इन 1 मंथ दे आर टू बेसिकली ये अपनी सीडीएस ट्रांजेक्शन से एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। एंड मार्केट पार्टिसिपेंट जो होंगे वो यहां पर पर्टिकुलरली अपनी सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट से यहां पर जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप होता है उसके बाद पर्टिकुलरली वो यहां पर अपने सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट जो होंगे उनको पर्टिकुलरली यहां पर अपना सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट जो होगा बायलेटरल या फिर किसी पर्टिकुलरली क्लियरिंग अरेंजमेंट के थ्रू यहां पर जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड है उसके थ्रू उनको अपने यहां पर सीडीएस को सेटल करना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्टली सेटल नहीं करेंगे वो यहां पर जो भी अगर आपके पास पर्टिकुलरली यहां पर इन बिटवीन कोई आपके पास क्लियरिंग अरेंजमेंट है उसके थ्रू यहां पर सेटल करेंगे, ठीक है। रिटेल की बात करते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट की बात करते हैं, राइट। एंड फर्दर सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे दोज मस्ट बी डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज ओवर देयर। एंड सीडीएस जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है उनकी सेटलमेंट मैंने जैसे आपको पहले बताया उनकी कैश सेटलमेंट भी हो सकती है, नेट सेटलमेंट भी हो सकती है या फिर फिजिकल सेटलमेंट भी हो सकती है। लेकिन सीडीएस जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रिटेल यूजर्स के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ फिजिकली सेटल किया जाएगा, यानी कि अगर तो रिटेल यूजर के लिए है तो वो पर्टिकुलरली किसके थ्रू डील होगा, किसी ना किसी पर्टिकुलरली क्लियरिंग के थ्रू डील होगा। एंड मोर ओवर वो पर्टिकुलरली यहां पर इंडियन रुपी में होना चाहिए। एंड मोर ओवर उसकी सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सेटलमेंट यहां पर होगी एंड फर्दर यहां पर और किसी वे में सेटलमेंट यहां पर नहीं होगी, राइट। एंड जो प्रोसीजर यहां पर कैश सेटलमेंट के लिए ऑप्शन सेटलमेंट के लिए फॉलो किया जाएगा इन द केस ऑफ द क्रेडिट डेरिवेटिव डिटरमिनेशन कमेटी जो कि सेटअप हुई है फिम्डा के द्वारा, वो यहां पर पर्टिकुलरली प्रोसीजर को डिफाइन करेगी फॉर द कैश सेटलमेंट एंड द ऑक्शन सेटलमेंट ओवर देयर, ओके। सो दैट वुड बी और रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड इफ यू वांट टू गेट ऑल द रिस्क मैनेजमेंट पीडीएफ फाइल्स ओवर देयर तो आप उसके लिए सिंपली हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, दैट इज iibf.info। एंड यहां पर जाकर के जीआईबी पर यहां पर जाकर के सीआईबी पर चले जाइए एंड वहां पर सिंपली आपको साइन अप करना है, सिंपल साइन अप फ्री ऑफ कॉस्ट है, साइन अप कर लीजिए। आप यहां पर जाएंगे उसके बाद सीआईबी में जाएंगे, iibf.info के बाद सीआईबी में जाएंगे एंड फर्दर सीआईबी के जाने के बाद साइन अप करेंगे, साइन अप के बाद आपको पीडीएफ पर जाना है एंड पीडीएफ में जाकर के आप सारी की सारी पीडीएफ सभी के सभी सब्जेक्ट्स की एक्सेस कर पाएंगे ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। तो फटाफट से यहां पर साइन अप कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।